अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया था। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या लिखवाया था मैं? ऑन है क्या? अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे रीट क्षेत्राधिकार हो गया है, अपीलीय हो गया है। अपीलीय में लास्ट पॉइंट थोड़ा दिखाई दो, क्या लास्ट पॉइंट बोले थे? पूरा पैराग्राफ क्या लिखवा? हाँ, क्या क्या लिखवाया हूँ उसमें? अच्छा, जो मैं बताया था कि अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है, वो कौन कौन सी रिट है? तो ये भी वहाँ पे लिख लेना है कि 5 प्रकार से रिट है, वही है 5। हाँ, जो 5, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार रिट जारी करती है, वही मेन सेम रिट हाई कोर्ट भी जारी करती है। हाई कोर्ट जब जारी करेगी तो वह उसका पालन कौन करेगा? उससे नीचे अधीनस्थ को करेगा उसका पालन। और जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी तो हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना? एक और पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, नहीं डालेंगे, पर्यवेक्षीय अधिकार। पर्यवेक्षीय अधिकार। हाँ, पर्यवेक्षीय ऐसे नहीं होता है, पर्यवेक्षण नहीं होता है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार या अधिकार जो भी है, क्षेत्राधिकार लिख ले, जुरिडिक्शन जिसको बोलते हैं। पर्यवेक्षीय लिखेंगे इसमें, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि, उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के, वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी, क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के, न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के क्षेत्र के सभी, क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। क्रियाकलापों पर नजर रखे। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण लिखेंगे, नियंत्रण लिखेंगे इसके बारे में, अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के, अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक,
अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारों कौमा अधिकारों के अलावा पर्यवेक्षणीय अधिकारों के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण तथा अन्य शक्तियां भी रहती है। इसमें एक ए भी करके लिखेंगे। ए में लिखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, इसी में मतलब निम्न शक्तियां रहती है ना, कौन कौन शक्तियां, उसी के बारे में बोल रहा हूं मैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तैनात नहीं किया जाता है, लगाया जाना है यहाँ पे वहां पे, सब तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति में राज्यपाल इससे परामर्श लेता है। नेक्स्ट लिखेंगे वह राज्य की न्यायिक सेवा के तैनाती स्थानांतरण सदस्यों के अनुशासन सब कॉमन तरह लिखना है। अवकाश स्वीकृति पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी का, देखता है। नेक्स्ट में लिखेंगे यह अधीनस्थ न्यायालय में, हाँ इसी का, यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है। हेडिंग डालेंगे अभिलेख न्यायालय। क्या होता है वैसे अभिलेख न्यायालय? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो अगर कोई डिसीजन सुना रही है तो उसके डिसीजन को सुरक्षित रखेगा हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेकिन जब हाई कोर्ट ऐसा कुछ डिसीजन सुना रहा है तो उसका उपयोग केवल करेगा कौन? अधीनस्थ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कि भाई जो भी वो सजा सुनाया है, जिस तरह का डिसीजन दिया, तो अगर उससे रिलेटेड कोई केस मामला आ रहा है अधीनस्थ कोर्ट में तो उसी के आधार पर यह जजमेंट कर सकता है, दे सकता है। ठीक है ना? हेडिंग डालेंगे अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग डालेंगे हेडिंग अभिलेख न्यायालय। लिखेंगे इसमें अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास अभिलेख न्यायालय के रूप में
उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। दो शक्तियां हैं, एक में लिखेंगे इसमें, लिखेंगे उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही, उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य स्मृति और साक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। फैसले, कार्रवाई और कार्य स्मृति और साक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इसी में लिखेंगे इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन पे सवाल नहीं उठाए जा सकते। इसी में लिखेंगे इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। चलिए दूसरा लिखेंगे शक्ति। दूसरा शक्ति लिखेंगे इसे न्यायालय की अवमानना पर, दूसरा शक्ति बोल तो रहा हूं, इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन? हाँ, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट और कोई डिसीजन सुना दी है, हाँ, अगर उसको लग रहा है कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है, तो पहले जो डिसीजन सुनाया गया है उसी डिसीजन को फिर से वो ओवरराइड कर सकती है, यानी उस डिसीजन को फिर से बदल सकती है। और ये संविधान की बहुत खूबसूरती चीज दिया गया है ऐसा। नहीं तो मान लीजिए एक बार जो कानून बन गया और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता तो दिक्कत हो सकती है ना। बाद में लगा कोई बात भाई, तो भाई मतलब देश के लिए सही नहीं है या किसी समाज वर्ग जो भी लोग हैं उनके लिए सही नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। अनुच्छेद किस में? 13 में दिया गया, 137 में दिया गया है, ठीक है ना। इसमें दोनों में 32 में भी जुडिशियल रिव्यू ही है, 226 में जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी एक खास कर दो अनुच्छेद में 13 और 137। 37 में क्या है वैसे अनुच्छेद? हाँ, डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है कोर्ट में। लिखिए न्यायिक पुनर्विलोकन में उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, उच्च न्यायालय की
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियम दोनों के अधिनियम और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। परीक्षण के लिए है। परीक्षण का मतलब जांचना, हाँ, वो रिव्यू कर सकता है या जांच सकता है, जो भी परीक्षण के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो यदि वे संविधान के उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य ब्रैकेट में लिखेंगे शून्य, सामान्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सामान्य ब्रैकेट में लिखेंगे शून्य, घोषित किया जा सकता है। घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती है। हो गया। लागू नहीं कर सकती है। हेडिंग डालेंगे, उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखेंगे अनुच्छेद 214। देखेंगे इसमें 214 में क्या लिखा हुआ था, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 215 लिखेंगे। उच्च न्यायालय 215 अनुच्छेद 215 लिखकर डैश मारे, उसमें लिखेंगे उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, 216 लिखेंगे अनुच्छेद। उच्च न्यायालय का गठन 216 में उच्च न्यायालय का गठन मैंने उच्च न्यायालय गठन का मतलब कि किस राज्य में उच्च न्यायालय है, कैसे है। 214 में तो मैं बोला था कि राज्यों के लिए मतलब प्रत्येक राज्य के लिए, या तो पहले क्या था, जनरली जो मूल संविधान बना था तो उसमें था कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। लेकिन बाद में मैंने बताया था कि 7वें अनुच्छेद संविधान संशोधन में बताया गया कि मोर देन वन राज्य के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और सेम क्राइटेरिया लागू किया गया था राज्यपाल में भी, वो भी 7वें संविधान संशोधन में भी बताया गया
कि एक ही राज्य के लिए मतलब मोर देन वन राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। दोनों ही साथ ही में किया गया संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 में। बैठ हाँ। तो वही तो गठन का मतलब क्या होता है? गठन का मतलब तो यही होता है ना कि हाँ, तो वहीं के उच्च न्यायालय में गठन का मतलब वही कि एक उच्च न्यायालय में कितने एक चीफ जस्टिस होगा और कितने जजेज होंगे। गठन का मतलब गठ हाँ, न्यायाधीशों का मतलब उच्च न्यायालय, मान लीजिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय है, मान लीजिए तो मैं दिल्ली उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय में एक तो चीफ जस्टिस होगा ही होगा, बाकी बचे अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? तो जितना दिल्ली में होगा, हो सकता है कि वो पटना हाई कोर्ट में उतना न हो सकता है उससे ज्यादा हो या उससे कम हो सकता है। सारे उच्च न्यायालय में अलग अलग होंगे। एक तो चीफ जस्टिस रहेगा ही हर जगह, लेकिन अदर कितने जजेज होंगे ये अलग अलग डिसाइड होता है। और ये करता कौन है? राष्ट्रपति करेगा संसद की अनुमति पे। संसद डिसाइड करेगी भाई किस में कितना होगा, लेकिन सारा काम संसद ही करेगी मोटा मोटे, लेकिन राष्ट्रपति उसका नियुक्ति उक्ति जो करना वो करेगा। सिंपल, ये संसद के हाथ में पावर दिया गया है कि किस हाई कोर्ट में कितना जज होंगे, न्यायिक होंगे। इसी को यहाँ पे गठन बोला जा रहा है। और 2014 में जो मैंने बोला है 214 आर्टिकल्स में, वो बोलता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। जरूरत पड़ेगी बाद में संशोधन किया कि भाई मोर देन वन स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब पॉपुलेशन भी निर्धारित करता है कि भाई पॉपुलेशन कितना है। अगर कम छोटा राज्य है तो 3-4 राज्य मिला के एक हाई कोर्ट स्थापित कर दीजिए। बड़ा राज्य है तो उसके लिए एक हाई कोर्ट, जैसे मान लीजिए अब यूपी में, अब यूपी किसके साथ साझा करेगा? वो तो अपने इतना बड़ा राज्य है, ठीक है ना। बिहार के लिए संयोग से एक अपना हाई कोर्ट मिल गया है ना। 215 अभिलेखन आयोग में, समझ रहे हैं ना। हाँ, कि जो अपना जो रखेगा रिकॉर्ड सारा का सारा, उसी के आधार पे हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका उपयोग करेंगे, उसका उसी का प्रयोग करके लोगों को सारा सुना सकते हैं। अभिलेख न्यायालय, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे लिखिए 17, अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं क्राइटेरिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति। अब यहाँ पे इतना बड़ा लिया है, देगा इसी तरह, लेकिन इसमें अगर सिंपल कोई पूछे तो इसमें क्या बोल रहा है कि नियुक्ति कैसे किया जाएगा, नियुक्ति का क्या प्रावधान है, ठीक है ना। लेकिन 218, तो 17 तो बोल दिया मैं। 18 में लिखेंगे उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। दो 219 में लिखेंगे शपथ, न्यायाधीशों की शपथ, प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 219 शपथ। अनुच्छेद 221 शपथ बोला तो हूँ। 221 न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है ना। तो ये रहा हम लोगों का पूरा कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले सुनूंगा। हाँ पूछिए, एक बात क्या है, 10 बात पूछिए, पैसा दिए आप।
दिए है ना, तब मत पूछिए, तब तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा पूछिए, प्रयास करूंगा कि बता दूं, बोलिए। अभी जम्मू कश्मीर क्या है? तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर केवल अभी जो बात किया जा रहा है यहाँ पे, जब जम्मू एंड कश्मीर जब राज्य था, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, यूटी जिधर बना है ना, तो जम्मू कश्मीर जब राज्य था उस टाइम के बारे में बात नहीं करूँ मैं, बात करूँ उस टाइम दिल्ली में एक ऐसा यूटी है, दिल्ली जो था, जिसके बाद अपना एक हाई कोर्ट था, केवल पूरा यूटी। उसके बाद सारे यूटीज अपना अपना कहीं ना कहीं अपना शेयर कर रहे थे हाई कोर्ट के साथ। अभी वर्तमान में जब बात किया जाएगा तब जम्मू कश्मीर इसमें ऐड होगा। उसमें भी जम्मू कश्मीर में जो हाई कोर्ट है उसका प्रावधान यहाँ से कुछ चीजें अलग रखा गया है। इसीलिए कहीं भी अगर आप देखेंगे ना तो हम देगा कि यूटीज के बारे में बात हुई तो केवल दिल्ली ही आता है जहाँ पे अपना हाई कोर्ट रखा गया है। लेकिन अगर सुन लीजिए, अगर जो नया संशोधन इसमें जो हुआ है, जो जम्मू कश्मीर जब यूटीज बना है, जम्मू कश्मीर साथ में तो नहीं है, पहली बात तो ये है, ये जम्मू अलग और कश्मीर अलग हो गया है ना, अब दो अलग अलग हो गया है ना, ठीक है ना। ये दोनों यूटीज है, दोनों यूटी दोनों राज्य है, तो दोनों से हो सकता है जम्मू कश्मीर हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, दोनों के लिए अपना अपना हाई कोर्ट है। लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट शेयर कर रहा है दोनों। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों हाई कोर्ट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहा है हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली का ऐसा यूटीज है जो केवल दिल्ली में ही है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है, अपना जो जुरिडिक्शन है उसका केवल दिल्ली के लिए ही रखा गया है। एक ही हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है, और इसी हाई कोर्ट के अंदर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। लेकिन दिल्ली का ऐसा हाई कोर्ट है जो केवल दिल्ली के लिए, वो किसी के साथ, हरियाणा जो बगल में है वो भी शेयर नहीं कर रहा है, हरियाणा पंजाब के साथ शेयर कर रहा है, पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा कब है? क्वेश्चन जब पूछा होगा पहले कब पूछा होगा? अरे तो यहीं पे आप समझिए ना कि कैसे मानेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि सिंपल एक हाई कोर्ट किसके साथ, तो मैं बोला कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटीज है जो जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। अगर ऐसे देखेंगे तो हम लोग दोनों बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली के अलावा जम्मू भी है और कश्मीर भी है जो इसका अपना अपना हाई कोर्ट है। लेकिन बात है कि एक हाई कोर्ट दोनों के साथ शेयर कर रहा है ना चीजें। यहाँ पे बात हो रही है कि एक हाई कोर्ट किसके अंतर्गत, सिंगल किसका यूटीज है जो अपना सिंगल हाई कोर्ट है, वो दिल्ली है। अगर सवाल ऐसे पूछेगा कि भाई यूटीज में कौन से ऐसे यूटीज है जो हाई कोर्ट रखते हैं, तो ये भी आंसर होगा, इसको भी हम लोग मानेंगे। अब ध्यान देंगे, जो आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कब का है, इसको फॉर्मेशन होने से पहले का है कि बाद का है? तो पहले का होगा तो आंसर दिल्ली होगा एकदम, कान उसमें सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। उस टाइम पहले जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस भी दिया गया, तो उसके लिए अपना अलग संविधान भी था जो चीज़ों को नहीं मान रहा था। देखिए जम्मू कश्मीर पहले भी मानता था चीज़ों को, लेकिन दिक्कत ये है कि राजा रानी कोई नहीं था वहां पे। अरे बहुत पहले तो हर राज्य में राजा था। किस राज्य में राजा नहीं था पहले? यहाँ पे भी तो राजा था। हो गया हो तो शुरू किया जाए एकदम। क्वेश्चन जो है डाउट है क्लियर कीजिए, लेकिन थोड़ा एक बार है ना चीजों को जो मैं बता रहा हूँ उसको, और जो लिख दिया गया उसको समझने का प्रयास करना है कि मैं क्या बोला हूँ। मैंने सिंपल एक ही बात बोला, फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली एक ऐसा यूटी जिसका अपना हाई कोर्ट है। मैं लिखवाया हूँ कि इसका अपना हाई कोर्ट है, समझना। उसके अलावा जितना भी, अभी दादर नगर हवेली के पास हाई कोर्ट नहीं है क्या? उसके पास तो हाई कोर्ट है, लेकिन वो किसी के साथ अन्य के साथ शेयर कर रहा है ना। दिल्ली का ऐसा यूटी जिसका अपना हाई कोर्ट है, मैं ये लिखवाया था एकदम शब्द की में, दिल्ली का ऐसा यूटी जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। और दिल्ली का ऐसा हाई कोर्ट अपना तो है ही, साथ में वहां पे जो डिसीजन सुनाई जाती है जनरली, फिर मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए सही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बताऊँ जनरल बात, कि दिल्ली हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन सुनाया गया है तो मान के चलिए कि
अगर अन्य राज्य में भी ऐसा कुछ मामला होगा तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आंसर वो सुनाया जाता है डिसीजन को, क्योंकि ऐसा माना जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों है, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन मिलाइएगा जितना भी अभी तक जितना भी वर्डिक्ट सुनाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा होगा जल्दी से जनरली, और सभी राज्य उसको मानेंगे, मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मानने के लिए बाध्य नहीं है राज्य, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो बात बोल दी वो लगभग वो सही ही है। बहुत बार ऐसा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब जो डिसीजन सुनाई उसके आधार पर बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है। कोई दिक्कत? नाइन्टी थ्री मैंने पूछा था कि 93 से लेकर 97 अध्यक्ष के बारे में बात हो रहा है। तो तो राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति है ना। अच्छा। हाँ, उसके लिए कोई पद नहीं है, उसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं बताया गया, नहीं, उसी में नहीं बताया गया। बस जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 65 है, बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, सॉरी 64 जो होंगे वो बोलता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और 65 बोला जाता है कि राष्ट्रपति के अब्सेंस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। 63 बोलता है कि भाई देश में एक उपराष्ट्रपति पद होंगे, लेकिन 64 बोलता है कि राष्ट्रपति तो होंगे लेकिन वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब बहुत बार सवाल भी पूछा है कि कौन सा ऐसा सदन है भारत में जिस जो जो व्यक्ति या कोई कौन सा ऐसा पद है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी किसी एक सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होंगे। जो किसी 70 बहुत डिफरेंस है, 70 में क्या है? देखिए दो बात है, समझिए। 65 में बोलता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कब? जब राष्ट्रपति कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। 70 में बोलता है कि उस टाइम में बात बोल रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब उनका पद खाली हो जाए, आकर मर गया कुछ हो गया उसको, तब उस केस में करेगा वो। वहां पर शब्द लगाया कि आकस्मिक, आकस्मिक तो भाई मृत्यु हो गई एकाएक, चाहे सब उनको किसी को एलिगेशन लगा कर उनको पद से हटा दिया गया। अब 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, मानिए बैंकॉक जा रहे हैं मसाज करवाने, तो जब उतना दिन कोई तो रहेगा ना, तो मसाज करवाएंगे तो फिर भाई सब काम करेंगे अपना, है ना। चलिए बैंकॉक हो गया, तो इधर थोड़ा हम लोग भी पॉलिटी वाला देखते हैं स्थिति क्या है। फिर शुरू होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो पूछ लें। नहीं, एक दिन छोड़ने तो दिक्कत हो जाएगी तब तो। अच्छा ऐसा है, आप लोग लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। जब आप लोग लग रहा है कि मैं करूंगा ही नहीं, तो क्यों कहना इसको? वैसे मजा थोड़ा ना कि बेइज्जती करने में। ठीक है, तो कल एक्ट से लेकर और राष्ट्रपति तक। मन में जाए। चलिए ठीक है, तो एक्ट से लेकर फंडामेंटल ड्यूटीज तक। अच्छा ठीक है, वो याद है ना? अच्छा याद होगा, मैं देखता हूँ कल। मैं ऐसा पूछूंगा जो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ। जब मुझे लग जब मुझे लगे कि मैं खड़ा करवाना ही है सबको, बेइज्जती करना ही होगा, तो उल्टा पुल्टा पूछूंगा मैं। अच्छा ठीक है, वो तो कल होगा ना, आज तो होगा, वो तो कल होगा। तो अधिनियम पूछ ले सबसे ना।
चलिए अधिनियम ही पूछेंगे। पूछ लें, अधिनियम पूछ लेना। चलिए, किसको लग रहा है कि मुझे याद है अधिनियम, उसी से पूछूंगा पहले। चलिए जी, खड़ा होकर बताना है आप इस आज, बैठ के नहीं। ठीक है, चलिए। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि वह सेनापति बन सकता है? अच्छा, सेनापति, अब से सेनापति ही गवर्नर जनरल जो बनेगा वो सेनापति रहेगा। ये तो बताया हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रही हैं आप। अधीनस्थ न्यायालय। अब किसी को बताना नहीं, अच्छा ठीक है, बता दीजिए, आप बता दीजिए। सब दिख रहा है इधर बोर्ड से पीछे। चलिए एक और क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा सिखों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सिखों के लिए? अच्छा, सही है। ठीक है, रुक जाइए, एक बार इधर घूमने दीजिए मुझे। अच्छा, किस अधिनियम में, किस अधिनियम के द्वारा जितना भी उससे पहले पद था, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, सारा चीज जो था उसको समाप्त कर दिया गया, एक नया पद सृजित किया गया? है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सारा चीज को समाप्त कर दिया गया, एक नया पद बनाया गया। उस पद का नाम क्या था और किस अधिनियम में ऐसा किया गया? देश आजाद होने के बाद भी एक आया था क्या? कौन सा पद बनाया गया था? बैठिए। चलिए जी। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद लाया गया, और वो प्रथम वायसराय कौन था भारत का? कैसे होगा, ऐसे होगा। बैठिए। चलिए जी। नहीं नहीं, उधर उधर पीछे। बताइए। सेम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? याद है? बैठ जाइए, तो नहीं याद है, चलिए जी। बताइए। किस अच्छा, तो बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के द्वारा? बैठिए। चलिए जी। किस अधिनियम के द्वारा, कब
दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई और किसके नेतृत्व में? अध्यादेश जारी करने की पावर किस अधिनियम में दिया गया गवर्नर जनरल को? बैठी, चलिए जी। हाँ हाँ हाँ। किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया? नहीं पढ़ते हैं? तो क्या करते हैं घर पे आप लोग? खाली खाना बना। खाना कितना देर लगता है जी? खाना बनाना तो 10 मिनट का काम है, खाना बनाना। ठीक है, 1 घंटा मान लिया। 1 घंटा तो 8 घंटा माने सोते होंगे आप लोग, 8 9 घंटा। 2 घंटा बतियाना भी रहता है, शिकायत, सासू माँ की शिकायत करना रहता है अपने मम्मी मम्मी से, वो भी है। नहीं है जी पता? बैठिए, बगल में चलिए आप, बताइए सेम क्वेश्चन। एग्जाम था? क्लास नहीं आए थे? बैठिए, चलिए जी। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही को, आप ही को। उधर कोई नहीं है, आप ही हैं। बताइए किस अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई थी? 1861। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1884 में। बोलना नहीं है किसी को। कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट? अभी बताइए ना, 1884 बताइए आप। अच्छा ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम में लाया गया? 1784। हाँ, 73 में आया है। 84 में तो लाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई उसमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर था। अब बोर्ड नहीं था, वहां पे कोर्ट था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर था। बैठिए, चलिए जी। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। कन्फर्म? अरे किस अधिनियम के द्वारा प्रथम भारतीयों को विधानसभा में नियुक्ति मिली थी, या गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में किस अधिनियम के द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। बैठिए, नाम याद है क्या? बताइए। हम्म। हाँ ठीक है। BL मित्र, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बैठिए, बैठिए, चलिए जी। अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा? किस अधिनियम? हाँ, 1935। आप बोले तो मान लेता हूँ मैं। संघीय न्यायालय, 35 में।
अच्छा, किस किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह परिषदों के द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द कर सकता है? सही है। तो एक बार देखिए, 86 में है आंसर, जो लाया गया था उसके लिए। अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की इंट्रोडक्शन की गई? निर्वाचन यानी इलेक्शन। हाँ, मतलब निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट किया गया 1892, बताया था मैंने। बैठिए। चलिए जी भाई साहब, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। अब बोलिए नहीं, थोड़ा चुपचाप रहिए शांति से। हाँ। हाँ। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कब, और उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? बोलेगा नहीं कोई, मैं पहले बता, जिस दिन बोला उस दिन खड़ा करवाकर उल्टा पुल्टा पूछूंगा सवाल। कोई भी अगर बोल दिया, सुन लिया बात, लड़का लड़की कोई भी। मैं अपने, मेरे में जेंडर बायसनेस नहीं है, मैं सेकुलर आदमी हूँ। सेम ट्रीटमेंट होगा सबके साथ। बताइए। अरे, 1862 कोई एक्ट बताया हूँ मैं? बताया हूँ भाई, फर्स्ट एक्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। चलिए बैठिए। चलिए जी, टोपी बताइए, वहीं जो इनसे पूछा हूँ। और अच्छा, अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? वाह। बैठिए। चलिए भाई साहब, पीछे पीछे आप हाँ, बताएंगे ना एक्ट? वही अधिनियम जो मैं पूछ रहा हूँ, पढ़े हैं? अच्छा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ मैं। पता है जी आपको कौन था? वारेन हेस्टिंग्स है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर वही था। जब एक्ट लाया गया तो उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो 85 तक रहा गवर्नर जनरल। ठीक है ना? ठीक है। और 86 में जो एक्ट लाया गया, कॉर्नवालिस के लिए स्पेशली लाया गया था एक्ट। चलिए भाई साहब, बैठ जाइए। बगल में, बगल में। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? बजट पर बहस करने तथा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीयों को। माने डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं भारत के। हम्म। ऐसे होगा? हाँ। 1892 में स्टार्ट हुआ था, बैठ जाइए। 1892 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1909 से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
मतलब स्टार्टिंग 1892 से ही हुआ था जहाँ पे वो सवाल कर सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक सवाल खासकर जो जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो उस टाइप के सवालों को यहाँ पे बात किया गया। आइए ये देखते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालय। क्या क्या दिक्कत है जी न्यायालय में? क्या बोल रहे थे, क्या गलत है? अभी बोल रहे थे कथी, क्या गलत लिख दिया हूँ मैं? यहाँ पे वो सही है। चलिए, सही नहीं है तो आप सही, आप लोग सही करो जिसको लग रहा है गलती है। मेरा वही लिखूंगा मैं, देखिए चुपचाप। अधीनस्थ न्यायालय ऐसा ही लिखाता है ना, न्यायालय ऐसे ही तो लिखाता है न्यायालय। तो अब क्या लिखा हूँ मैं? गलत है वो। अरे भाई, न्याय जोड़यालय सन्धि विच्छेद पढ़ा रहा हूँ मैं। और ठीक है, जो है लिख लेंगे, आप लोग होशियार आदमी है। ठीक है, देखिए। तो अधीनस्थ न्यायालय जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के बीच में है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि जो अधीनस्थ, इसको लिख लेंगे पहले, कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसका जो फॉर्मेशन 3 आधार पर किया गया है। ठीक है ना, 3 आधार पर किया गया है। एक तो हम लोग बात करेंगे कि जो सेशन जज होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और एक रिवेन्यू कोर्ट होगा। 3 आधार पर हम लोग बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय के। पहले इसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ, ये बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, जो दोनों में सही होगा लिख लेंगे आप लोग। इसलिए दोनों लिख दिया हूँ ताकि आप दोनों आदमी खुश रहे, सब लोग खुशी ही आप लोगों की। 233 से लेकर 237 के बीच में। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। अगला है कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेशन जज। तीसरा है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट समझ रहे हैं ना, उसको राजस्व न्यायालय बोलते हैं हम लोग, राजस्व न्यायालय। ठीक है ना। तो कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और रेवेन्यू कोर्ट, ये होता क्या है समझेंगे यहाँ पे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जज है, इसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोर्ट। क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट। और इसमें जो मामले आते हैं वो सिविल से संबंधित सिविल मामले आते हैं। सिविल मामले मतलब जैसे शादी विवाह, तलाक। तलाक तो एकदम लिखिए, विवाह के साथ तलाक रहना ही रहना है। विवाह, विवाह करेंगे, फिर तलाक लेंगे, फिर दूसरा विवाह करेंगे, वसीयत। ठीक है ना, विवाह, तलाक, वसीयत। उसके बाद अगर आप लैंड का मामला अगर आ रहा है, जमीन से रिलेटेड, ये लेकिन जो जमीन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ये वैसे भूमि है जो शहर में घर बनाने वाले भूमि समझेंगे। अगर एग्रीकल्चरल भूमि के बारे में बात होगा तो इसके अंतर्गत आएगा, ध्यान देना है। जितने भी सिविल मामले हैं, शादी विवाह जो भी है, उस सब आते हैं किसके अंतर्गत? सिविल कोर्ट के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत। हाँ, वही 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 है, वही। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन जज है, कोर्ट ऑफ सेशन जज, इसमें आते हैं आपराधिक मामले। आपराधिक
आपराधिक मामले, जैसे मारपीट कर दिए, खून खराबा कर दिए, ठीक है ना, तो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस, मर्डर कर दिए, लूट किए, डकैती डाले, सारे के सारे। ल- लूट, डकैती, मर्डर इत्यादि। यानी जब क्रिमिनल ऑफेंस हम लोग करेंगे, क्रिमिनल से रिलेटेड मामले को हम लोग सेशन जज बोलते हैं। और यहाँ पे रिवेन्यू कोर्ट के अंतर्गत वैसे मामले आते हैं, अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है ना, अगर मामले कुछ आ रहे हैं, वो सब के सब किस में अंतर्गत आते हैं, वो रिवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। रिवेन्यू है, लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब हाँ, क्या क्या बोले डाटू, अब क्या है डाउट है? हाँ, तो जब जब 44 लगेगा तो इसके अंतर्गत आएगा मामला हो। अब समझिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, 44 का मतलब कि मामला दो आदमी के बीच में है, मामला दो भाई के बीच में है, दो परिवार के बीच में कोई मामला फंस जाता है ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरा है, वो बोलते हैं मेरा है, तो एक आदमी जाकर बोलता है कि इसमें 44 लगता है कि ना मैं खाऊं ना ये खाएं, दोनों लोग मरे साथ में हम लोग। कुछ नहीं करना पड़ता, जाएंगे कोर्ट में, मामला केस चलता है कि इसमें जब क्लियर हो गया भाई जमीन ये किसका है, किसके नाम पर है। बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि जानबूझ के मामला को लेकर डलवा देते हैं, जानबूझ के लगवा देते हैं 44 उस पे। जैसे मान लीजिए मेरा जमीन है और मेरा भाई, मतलब उसमें मेरा भाई को भी मिलेगा जो है जमीन, मैं चाहता हूँ कि ना उसको मिले ना मुझे मिले, मामला कुछ लंबा खिंचवाना है तो 44 लगवा दीजिए ले जाकर। अगर अगर उस पर मारपीट हो, समझिए अगर उस पर मारपीट हो रही है जमीन पे, अब जाके हाथ पैर टूट गया तो इसमें आएगा ना मामला, तो इसमें आएगा। वसीयत वाला मामला समझ रहे, जो वसीयत में यहाँ पे लिखा हूँ वो वही वसीयत है जो हम लोग जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या समझिएगा, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है यहाँ पे बात कर रहा है कि जो सिविल मामले, विवाद, तलाक, वसीयत, लैंड, जो भी यहाँ पे जो लैंड के बारे में बात हो रहा है, आपका जमीन किसी ने हड़प लिया, आपके जमीन पर किसी ने अपना घर बना लिया, ठीक है ना, उन सब सारी चीजों के बारे में उसमें बात होती है। लेकिन अगर हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात करेंगे तो रिवेन्यू कोर्ट में मामला जाता है, वहां से मामला सॉल्व कर जाएगा, क्योंकि वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को देखता है, यानी कृषि से संबंधित चीजों को देखता है। कोई दिक्कत? अब समझेंगे यहाँ पे एक बात, डिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट में जो जज होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों जज अलग अलग हैं, वो एक ही जज हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, वो एक ही आदमी है। जब वही जज सिविल मामला देखेगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वही सेम जज जब दीवानी मामला देखेगा, सॉरी आपराधिक मामला देखेगा, तो उसको बोलते हैं सेशन जज। ध्यान देना, ये अलग अलग दोनों जज नहीं है, ये एक ही आदमी है। जब उस रूप में काम करेगा तो उसको उस नाम से हम लोग जानेंगे, और जब ये काम करेगा तो हम लोग इस नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? फिर समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही जज होता है जो टॉप पे रहता है। जब वही जज सिविल मामलों को देखेगा, कभी देख रेख करेगा, तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जानते हैं या बोलते हैं उसे। और जब वही मामला जब आपराधिक मामले के रूप में देखेगा वही जज, सेम व्यक्ति, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेशन जज। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? किसी को डाउट है? इसको लिख लीजिए, तो लिख लिए, लिखने में तो आप लोग आगे हैं। आए, हाँ वही, वहीं पे जाना है, जरूरत पड़ी कभी तो वहीं पे जाना है। अगर जरूरत पड़ी तो जाना है जरूर, एकदम सोचना नहीं है। मान लीजिए आप लोग फंडामेंटल इसका आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो कब है? नंबर ले लीजिएगा मेरा, अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं है इस समय मैं, अरे वो तो इसलिए देता है कि ताकि देख लीजिए आप लोग,
नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो एक बार में करवा दिया जाएगा, जज वज का वो तो हो जाता है। अगर आपका एकदम नहीं रहना ही नहीं है किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ, तुम मामाज बॉयज हो। कौन नहीं करेगा साइन जब दोनों, अरे दोस्ती करवा देंगे, मार के वहीं पे साइन करवाएंगे, कैसे नहीं करोगे तुम? जब मामला, जब सुन लीजिए, मामला अगर कोर्ट में चला गया तलाक के लिए, तो समझिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तलाक ले ही लेनी चाहिए। अगर मामला ठीक रहता पहले वहां तक जाता नहीं, अगर गया है तो फिर वह सुधार नहीं होगा। हो सकता है कि एट ए टाइम 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए मजा आ जाए कि चलो ठीक अब नहीं कुछ होगा, लेकिन जो अंदर जो बैठा हुआ है ना वो नहीं निकलता है। तो मेरा यही कि जब गए हो तो निपटा कर आओ उधर से, ऑन अटेम्प्ट मारो और सीधे निपटा दो कि ठीक है एंजॉय करो तुम अपना लाइफ, मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। फिर कभी जरूरत पड़ी हम लोगों को तो सोचा जाएगा उस टाइम, अभी तो नहीं है। तो इधर इधर तो तुम लोग बैंकॉक घूम कर आओ इधर से। एकदम नहीं करने चाहिए शादी। कौन बोला शादी करने? कोई नहीं करे शादी, इधर रहिए। कभी आप लोग सुने हैं हम लोग अपने अपने मम्मी के मुंह से कि तलाक उलाक के बारे में कभी बात? क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जो लोग ज्यादा पढ़ेगा, सुनिए, जब ज्यादा लोग पढ़ेगा और अपने राइट्स के बारे में जानेगा तो घर में तूफान मचेगी। इसीलिए पहले जो वैदिक काल में लोग नहीं पढ़ने देते थे औरतों को, ऐसा नहीं कि लोग इतना थोड़े पागल थे उस टाइम, हम लोग ज्यादा होशियार लोग थे उस टाइम। वो लोग जानते थे कि जब भी समाज में इक्वलिटी आएगी, जब भी समाज में इक्वलिटी आएगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, समाज का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मेरा ये है कि जो भी है कर लीजिए, तलाक सलाक जो करना है कर लीजिए। हाँ भाई, तिवारा कर लीजिए, वो तो अपने हाथ में। और देखिए, मेरे एक बड़ी फुआ जी था, उनके साथ पिछले साल उनका डेथ हो गया। तो उनके, अब जानते हैं गांव में ड्रामा बोलेंगे, जिसका बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो शादी करेगा ही। तो फुआ जी के मर्जी से शादी हो गई। एक बेटी इनकी हुई थी, तो अब उनको बेटा चाहिए था, कौन वारिस को संभालेगा आगे। तो अच्छा, उसमें मेरे घर से भी मेरे फूफा जी, मैं तो बहुत, मुझे याद नहीं है, पापा भी मेरे बोलते हैं कि उनको भी ज़्यादा, मैंने बहुत बड़ी हैं फूफा जी मेरे पापा से। तो बोलते हैं मेरे पापा कि वो लोग आए थे तो मैं छोटा था, लोग बात करते घर में बैठकर, सब लोग तैयार थे। मैंने बड़े वाले जो पिताजी हैं मेरे, बड़े पापा, लोग सब लोग रांची रहता है पूरा फैमिली उनका। तो वो लोग बोले कि ठीक है आप मतलब शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी कर लिए भाई साहब अपने जो फूफा जी थे मेरे। अब शादी होने के बाद जब आएगी नई औरत, तो उसको ज़्यादा टाइम देना होगा ना, क्योंकि आई एक तो पहले सबसे बड़ी बात है वो तैयार हुई है शादी करने के लिए आपसे, जब जानती कि पहले से ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं। संजोग से उनका हो गया 2 बेटा। अब डिमांड जो था वो, जो सप्लाई था वो बढ़ गया। अब फूफा जी को साइड लाइन करना शुरू कर दिए मेरे जो फूफा जी थे। अच्छा, इस मामले में अब वो किस, फुआ जी जब आकर फिर अपने घर पर कहेंगे, मतलब मान लीजिए मेरे घर पर आके अपने मेरे दादी से, चाहे बड़े पिताजी से, बड़े पापा से, मेरे पापा तो बहुत छोटे थे तो बोल रहे कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो चल रहा था। अब वो एकदम से वो आई। अब देखिए, गलती किसकी है मैं इसमें नहीं कह सकता हूँ कुछ भी, लेकिन कुछ तो हुआ कि मामला गड़बड़ हो गया, एकदम से मामला इन्वर्ट, मतलब एकदम चला गया अलग, वो लोग अलग हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि संपत्ति तो मिलेगा ही मिलेगा। अब दिक्कत होने लगी फुआ जी को। अब एक बेटी है उनको, उनकी मतलब शादीशुदा, मतलब शादी उदी हो गई थी उनकी, फिर भी फिर तो कैसे जिंदगी कटेगा उनका, कैसे कटेगा, कैसे मिलेगा खाना, कौन देगा, है कि ना? तो मतलब बहुत ड्रामा हुआ। उसके बाद तो हम लोग जब मतलब बड़े हो गए, मैं थोड़ा सा समझने लगा चीज़ें क्या चल रही है, तो मुझे एक बार, अच्छा फूफा जी मेरे पापा कुछ नहीं किए,
ना मेरी मम्मी की, ना मैं तो खुद जानता ही नहीं ज़्यादा, मैं उसमें मैं रखता भी नहीं हूँ। तो अच्छा, मेरे फूफा जी मेरे मम्मी पापा से बात करना बंद कर दिए। उन लोगों को लगा कि मेरे पापा ही सब कर रहे हैं, कि मतलब कि जाके तुम केस करो चाहे। मेरे पापा बोले कि मैं क्यों जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो भैया जानते हैं सारा चीज़। वो लोग बड़े थे ना घर में, मैं तो जानते ही नहीं कुछ। सब मेरे पापा सबसे छोटे हैं मेरे पूरे फैमिली में, उनको कैसे पता चलेगा सब क्या हो रहा है। अब वो लोग गुस्सा आ गए कि मेरे फूफ आए थे घर पे। अच्छा, मैं भी बोलता भी नहीं था फूफाई से, उसको लगा कि सच में ही मतलब सिखाया होगा, इसी के महतारी बाप से समझाया कि इसको बोलना नहीं है। तो मेरे को सामने से आ रहे थे, मैं देखा उनको, मैं एक पहली बार मैं पहचान नहीं पाया कि यही मेरे फूफा जी हैं। तो मैं निकल लिया साइड से। और वो बात समझ रहे हैं, गांव में अगर प्रणाम नहीं कर रहे हैं आप, वो भी पैर छू कर, तो समझिए कि आप अमेरिका में रहकर पढ़िए चाहे कहीं रहकर पढ़िए, बल्क में शिकायत होती है। अब उस मैं निकल लिया। अच्छा, मेरे पापा मतलब थोड़ा होता, वो ज़्यादा दिमाग लोड नहीं लेते हैं। कोई जाकर बोलेगा तुम्हारा बेटा ऐसे करता, हाँ ठीक है, बुलाएंगे, ऐसे हो रहा था क्या जी, मतलब कि नहीं ठीक है जाओ। ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं, बोल रहे कि जो करना है करो लाइफ में, लेकिन अच्छा से करना है, ज़िंदगी ड्रामा नहीं करना फालतू का। अब शाम को बैठक हुई मेरे घर में, मेरे पापा को लोग बैठा है, मेरे पापा को दे रहा है सब पूरा, पिताजी, बड़े पापा, मम्मी, बड़ी वाली मम्मी जो है मेरी, सब लोग, कि बताओ तुम क्या सिखा रहे हो अपने बेटा को, प्रणाम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। मैं घर में बैठा था, बोला क्या हो रहा है। मैं आया, भले मैं जो भी हूँ, घर में हमसे कोई बोलता नहीं है, मेरे पूरे फैमिली में, पूरा खानदान, फैमिली का पूरा खानदान में। मैं आया, मेरे पापा बैठे थे। अच्छा, मेरे पापा को लोग दे रहे हैं डोज। मैं आया, मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने इनको क्यों मिल रहा है सारा। आकर थोड़ा मूड में ही मैं गुस्सा, क्या हुआ। मम्मी मेरी एकदम साइलेंट, जो बड़ी वाली मम्मी रांची रहती है, ना ना कुछ नहीं बाबू। बोले क्या हुआ, आप लोग हाला क्या कर रहे हैं, घर में सोने दीजिए कम से कम, घर में लोग सो रहा है तो क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। तो बड़े पापा से मैं बहुत डरता हूँ, जो रांची वाला रहता है, मारा नहीं है लेकिन बहुत डरता हूँ, क्या वो खूंखार दिखता है मुझे। बोले कि तुम बाबू, अच्छा बाबू बोले, उस टाइम से तिवारी तिवारी लोग बोल रहा था, बाबू लगे बोलने कि बाबू तुम प्रणाम नहीं किए। हमने किसको, तो फूफा जी हमने नहीं पहचानता हूँ, कौन फूफा जी। तो बड़े वाले, हमने नहीं जानता, वो हमसे बोला है, बोले हैं कभी वो, जब वो आदमी हमसे नहीं बोल रहा है मैं क्यों जाऊँगा बोलने। और दोबारा इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बात मैं तब का बोला, मजाक नहीं बोला, तब कि मैं जब ग्रेजुएशन में था, उस टाइम में बहुत कॉन्फिडेंस में रहता था। कॉलेज में समझते थे हम लोग किसी को, लगता हम ही लोग हीरो हैं। वो बड़ा बड़ा बाल, ये सब पीछे चोटी रखता था, मैं बांधता था एकदम चरम सीमा पर चल रहा था अपना सब कुछ। तो पापा आए घर में, हम लोग जब आप ये सब सुने, बोलना नहीं चाहिए आपको, बोलिए भाई कि ये सब। पापा बोले अरे जाने दो, भैया लोग हैं, आज तक जब नहीं बोला हूँ तो क्या बोलूँ उन लोगों से, और तुमको भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे। बोले मैं बोलता नहीं। फूफा जी, कौन फूफा जी हैं बताइए थोड़ा, मैं उनको उनके बारे में आप जानते हैं कुछ, उनके बारे आप जानते हैं। तो बोले कि नहीं, जब आप नहीं जानते तो आप ही का बेटा मैं हूं ना, कैसे जानूंगा मैं जब मेरा बाप नहीं जानता है किसी चीज के बारे में, तो मैं कैसे जानूंगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। और इतनी दशा हुई फूफा जी की मेरी, मतलब लास्ट में मरने के टाइम में, कि मेरे घर पे, अच्छा मैं अपने फूफा जी के बारे में मैं उनसे भी 10 साल से नहीं बोला, मर गई मैं नहीं बोला उनसे, नहीं गया उनके घर में, कभी नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं घर पे माँ को बोलकर मैं अपने घर पे बुलवाया फूफा जी को, लगभग 6 महीना या 4-5 महीना मेरी मम्मी रखी, मेरी पूरी मम्मी सेवा की उनकी। उस आदमी को, जो आदमी मेरी ही मम्मी की शिकायत करती थी और मेरे बाप का, मेरा तो खैर करती ही थी बेचारी, लेकिन मेरे मम्मी बाप का भी करती थी। तो समय वही बोल रहा है कि समय कोई नहीं जानता क्या होगा। जब जवानी हो ना, और जब आपके पास सब कुछ ताकत हो ना, तो उस टाइम एकदम शांति से रहनी चाहिए। समय खराब होते और समय बदलते टाइम नहीं लगता है। और मैंने फुआ जी को बोला था कि फुआ जी रुआ जरा दम पर कूद रही है ना, कोई नहीं पूछेगा आपको। ये बात कहा पता भगवान को गलती से निकल गया मुँह, तो सच में वही हो गया। वो आपका, अगर कोई आपका अपना भाई है, आपका भौजाई है, आपका बेटा है, बेटी, वही लोग करेगा आपको, बगल वाले नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे। आपका हाथ पैर सब कुछ ठीक होना, लोग आपको खूब करेंगे, ए बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है। एक गलत काम कर दीजिए आप,
वही लोग पहले आपका शिकायत कर, पूरा गांव में वही लोग बीज बोएंगे घूम घूम करके, लड़की ऐसे कर दी, वो लड़का ऐसी कर दी। तो तलाक भले हम लोग को लगता है कि सब बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात नहीं है, और दोनों फैमिली के लिए। और लड़की के लिए तो और खतरनाक है। लड़की के लिए, मेरी एक दोस्त है, शादी हुई 1 साल के 2 साल में तलाक ले ली। वो अभी पटना में शादी हुई थी, बहुत पैसा वालों के यहाँ। कि नहीं मानता है, ये नहीं करता है, उसकी मम्मी नहीं, अपनी मम्मी के बात सुनता है। हमने तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा बात सुने, पैदा वो किए, तुम्हारा बात क्यों सुनेगा वो? 2 साल में आई, तुम्हारा बात लगे सुने? जो पैदा किया है साला, वो जो जो पैसा लगा के तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया, तुम्हारा बात लगे माने? क्यों मानेगा तुम्हारा बात? क्या हो तुम? शादी हो ना, पत्नी हो, तुम्हारा जो अगर अधिकार है जो नहीं मिल रहा है, तब तुम लड़ो ना। अब थोड़े लोग सारा बात तुमसे आकर उल्टी करे, तुम जाकर कहीं और उल्टी कर दो अपने माँ बाप के सामने, ये भी तो देखना है। अब बेचारी एक, हाँ 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 जाएगा। जाएगा जाएगा, लग रहा है आपका भी जाएगा जल्दी है। जाएगा। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सीधे से नहीं लेना है। हाँ, नहीं होता है, तब तभी दिक्कत है। झगड़ा में तो समझिए, प्यार में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ऐसा नहीं कि रिलेशन में झगड़ा नहीं हो रहा है, तो समझिए कहीं और जगह झगड़ा हो रहा है। अरे मजाक कर, इसको सीरियसली नहीं लेना, मजाक कर रहा हूँ। देखिए क्वालिफिकेशंस है कि इधर देखिए, भारत का नागरिक हो पहला, दूसरा है कि वो व्यक्ति 7 साल 7 साल तक कहीं पे वो वकील के रूप में कार्य किया हो, वकील रहा हो 7 साल तक, वकील रहा हो। दूसरा बात, या उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के द्वारा सिफारिश किया गया हो, सिफारिश। अच्छा, वकील हो, एक और समझिए, कहीं कहीं प्लेडर भी देता है, PLEADER, प्लेडर। इसका मतलब क्या होता है? प्लेडर का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे आप मूवी में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने केस को खुद लड़ता है, लोग लड़ते हैं ना। तो अगर वह व्यक्ति 7 साल तक अगर इस तरह कोई प्रैक्टिस किया है, भले उसके बाद देख रही, वकील का मतलब कि इसके पास डिग्री है, उन्होंने LLB किया है, इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन इसके पास ज्ञान है कैसे केस लड़ा जाता है, तो उसको लोग प्लेडर बोलते हैं। हिंदी नहीं पता क्या है, इंग्लिश सही है, प्लेडर इसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो अगर वकील हो या प्लेडर हो, लेकिन 7 साल का अनुभव होना चाहिए उस व्यक्ति के पास। हाँ। हम्म। अरे एक आदमी बोल लीजिए पहले, बोलिए आप। मिलता है को अपना, मिलता है कोर्ट में, बोला जाता है कि भाई आप वकील रखिए, अगर आपका ज्ञान हो तो आप खुद अपना केस लड़ लीजिए। हाँ तो कीजिएगा तब ना पहले साबित, आज जो आपके विपक्ष में है वो आपको जीतने देगा इतना आसानी से? हैं? ये जो है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो जजेज के जो मेन जज है ना, उस, हाँ, उसके लिए अगर आपने जुडिशरी सब एग्जाम निकाल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको डायरेक्ट जज बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो संविधान में दिया गया है सारे चीजों को, जो अगर आपने जुडिशरी के एग्जाम पास किए तो आपको जज बने, तो सीधे नहीं कि आपको वहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा अधीनस्थ न्यायालय में। अधीनस्थ न्यायालय में चीफ जस्टिस आपको नहीं बनाया जाएगा, वो यही प्रोसेस है, और आपको उसमें भी काम करना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट आपको रिकमेंड करेगा चीजों को लेकर कि इस व्यक्ति को जज बनाया जाए। सारा गेम हाई कोर्ट के ऊपर है, सारा गेम हाई कोर्ट देखेगा कि भाई किस व्यक्ति को कहाँ लाना है, नहीं लाना है। आपके जितने भी लोग बने होंगे, अगर आपके जान पहचान तो पूछिएगा, ऐसा नहीं कि आज बने आपको सीधे उनको जज बना दिया जाएगा। उनको बहुत सारे दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है चीज़ों को लेकर। अनुभव कैसे होगा, कैसे पता चलेगा भाई कौन सा केस गलत है सही है, जो भी चीज़ें हैं बाइफरकेट कैसे करेंगे चीज़ों को लेकर? समझ में आ रहा है ना?
किसका? मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये तो पहले है कि भाई 7 साल तो वकील रहना चाहिए उस व्यक्ति को, या प्लेडर रहना चाहिए, जो भी है। दूसरा बात बोला है, या अगर ये नहीं है तो अगर उस व्यक्ति को अगर हाई कोर्ट रिकमेंड कर रहा है कि भाई इसको जज बना दिया जाए, तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, या तो ए या तो ए। लेकिन जनरली यही पूछता है एग्जाम में। ये पूछेगा कब? जब थोड़ा उसको स्टेटमेंट वाइज सवाल बनाना होगा, तो हो सकता सवाल पूछ दे कि क्या हाई कोर्ट इस आदमी को जज बनाने के लिए उस अधीनस्थ न्यायालय में क्या हाई कोर्ट की सिफारिश आवश्यक है? एकदम आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। अगर अगर स्टेटमेंट ऐसा बना रहा है तो एकदम लिखना है कि आवश्यक है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? बोला है कि इसमें से कोई आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं तो दोनों होनी चाहिए। मानिए कि उस व्यक्ति 7 साल वकील के रूप में काम किया है और हाई कोर्ट उस व्यक्ति को तुरंत रिकमेंड कर दिया कि भाई चलो इसको जज बना दिया, तुरंत बन जाएगा जज, कोई दिक्कत नहीं उसको जज बनने में। लेकिन पूरा गेम इसमें हाई कोर्ट और उस राज्य का गवर्नर, राज्यपाल डिसाइड करेगा। लेकिन खासकर कौन? हाई कोर्ट। ज्यादा पावर हाई कोर्ट को दिया गया इस केस में। किसी को कोई डाउट है तो लिखिए इसको। अगर यहाँ पे पूछेगा कि इनकी नियुक्ति, इन लोगों की नियुक्ति हाई अधीनस्थ न्यायालय में जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो इन लोगों की नियुक्ति करेगा गवर्नर। गवर्नर नियुक्त करेगा, लेकिन हाई कोर्ट के सिफारिश पे, उच्च न्यायालय के सिफारिश पर। ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सिफारिश पर, यानी हाई कोर्ट। क्या बोले? डाउट है? मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं कहाँ बोला हूँ नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय में आपको चीफ जस्टिस बनना है, वहां पर भी तो एक न्यायालय एक होता है ना। जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बनते हैं, तो वो भी देखते होंगे बहुत सारे वहाँ पे जो काम करता है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है ना। जुडिशरी से अगर आप एग्जाम देकर पास करके जाते हैं तो आप जज ही बनेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह बीपीएससी में लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो एसडीएम डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस है। आपका पद रहेगा एसडीएम का, आपका पद रहेगा एसडीएम का, लेकिन आप काम कुछ और करेंगे। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस, तब उसके 2-4 साल बाद आपको एसडीएम बनाया जाता है। तो जो जुडिशरी के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एकदम वो भी सही है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो लोग एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं, अभी मैं एग्जाम लोगों को साइड में रखा हूं मैं। अभी मैं वैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस ट्रेनिंग के द्वारा हाई कोर्ट के सिफारिश पे जज बन रहे हैं, जो संविधान में प्रावधान दिया गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जुडिशरी एग्जाम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बात होगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल कि अनुच्छेद 33 से लेकर 37 के बीच में जो बात किया है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिंपल। कोई दिक्कत समझने में? जुडिशरी एग्जाम से भी लोग जज ही बनेंगे, लेकिन वहां पे आपको डायरेक्ट वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनाया जाएगा, सेशन जज नहीं बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जज ही रहेंगे आप, पद आपका जज का रहेगा, सारा सुख सुविधा पैसा सब जज का ही मिलेगा। लेकिन आपको ट्रेनिंग करनी होगी कुछ दिनों के बाद, उसके बाद आप वहां पर बनेंगे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे नियुक्ति, अगर पूछेगा किसके द्वारा किया जाएगा नियुक्ति, तो गवर्नर के द्वारा ही किया जाएगा नियुक्ति। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे उसका नियुक्ति किया जाएगा। किसी को डाउट है क्या? हम्म हाई कोर्ट का अगर सिफारिश आ रही है तो हमेशा ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ही करेगा सिफारिश। चीफ जस्टिस ही सिफारिश करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश के बारे में बात हो तो वहाँ के सीजीआई ही करेगा सिफारिश, अन्य जजों के पावर नहीं। हाँ, अगर चीफ जस्टिस नहीं है उस टाइम उस हाई कोर्ट में, तो जो रहेगा सीनियर मोस्ट जजेज वो सिफारिश करेगा। कॉलेजियम यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय में कॉलेजियम का चर्चा नहीं है। तो कॉलेजियम में रहता कौन है मेन? चीफ जस्टिस तो रहेगा। तो कॉलेजियम का मतलब क्या होता है? कॉलेजियम का मतलब होता है एक प्रकार से समिति है, जिसमें चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस होगा, जो मुख्य न्यायाधीश, वो हेड करता है उस सारे समितियों को, और वो 4 लोग और अन्य रहते हैं। वहीं तो कॉलेजियम को समाप्त करने के पीछे सरकार लगी हुई है ना,
कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए भारत के न्यायपालिका से, ताकि कि जो भारत में जो कुछ फैमिली जो एकदम स्पेसिफिक फैमिली है, केवल उसी के लोग जज बन रहे, कंटिन्यू घूम रहे पूरे भारत में, ठीक है ना, तो उनको हटाया जाए कॉलेजियम सिस्टम को। लेकिन इसका बैकड्रॉप भी है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर हट गया तो सरकार तो अपने आदमी को लगेगी भरने, वहाँ पे हो सकता है अपने अपने अनुसार जो लोग होंगे उसके, जो अपने आदमी उसके लोग लगेंगे भरने, तो फिर वहाँ पे न्यायिक व्यवस्था लगेगा प्रश्न उठने। और इसीलिए न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है भारत में, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है चीज़ें? तो वही बातें मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए एक और बात हमें समझना है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इसके जो सिविल कोर्ट है, इस सिविल कोर्ट के अंतर्गत भी 2-3 चीजें आती है। जैसे मुंसिफ कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, मुंसिफ जो भी उसका एक कोर्ट है वो भी आ सकता है, स्मॉल कोर्ट्स आ सकते हैं इसमें। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसको, सिविल कोर्ट को, इसको भी 3 कैटेगरी में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को उतना कैटेगरी में बस ये समझना है कि अगर ऐसा पूछ रहा है तो उसको भी 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। किसको? डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिसको हम लोग सिविल कोर्ट भी बोलते हैं, जिसमें म्यूनसिप आ गया पहला, ठीक है ना, सब जज कोर्ट आ गया, सब जज कोर्ट, म्यूनसिप कोर्ट और स्मॉल कोर्ट। इसका मामला क्या है? इसका मामला है कि भाई आप किस श्रेणी के अपराध किए हैं, आपका मामला विवाद, तलाक, वसीयत, लैंड, जो भी चीजें हैं वो किस प्रकार से हैं। और जो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, ये तीनों कोर्टों को पावर दिया गया है कि ये लोग भी सजा सुना सकते हैं। सारा का सारा मामला ये तो नहीं देखेगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसको भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि पूरा लोड एक व्यक्ति पे न पड़े, ठीक है ना। तो उनमें जो जो क्राइटेरिया में जो लोग आएंगे उसके अनुसार से उनको सजा सुनाई जाएगी। अगर आपको अगर इनके सजा से दिक्कत है तो फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, फिर वहां पे जा तो हाँ, तो तभी तो अपीलीय क्षेत्राधिकार बनाया क्यों गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ही होता है कि अगर आप अधीनस्थ न्यायालय के जजमेंट से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जाइए हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में खुश नहीं तो सुसाइड कीजिए, उसका कोई उपाय नहीं, उसके ऊपर तो हम लोग यहाँ कोई कोर्ट नहीं है, संसद ही रिकमेंड करेगी। संसद से क्या मतलब है? आपको फांसी होगी तो संसद रिकमेंड करेगी, लटकाओ इसको, टाइम आ गया है। वही तो है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, हाँ वही जज। लेकिन ध्यान देंगे जो डीसी है ना वो जज है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से नहीं, इसके लिए एक अलग से डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाती है अलग से। जो डीसी हम लोग बोलते हैं ना वही तो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बैठे उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज। एक सेमी पावर है, दोनों सेम जज हैं, एक ही व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है मान लीजिए, उसी को हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल रहे हैं, उसी को हम लोग सेशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन जज बोल रहे हैं। जब ये व्यक्ति सिविल कोर्ट का मामला देखेगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, और जब यही व्यक्ति आपराधिक मामले देखेंगे उसको हम लोग सेशन जज बोलते हैं। सिंपल, ये 2 जज नहीं है, एक ही जज है, ध्यान देना, एक ही जज है, जज है, मामला को समझना है, बस अंतर काम है कि अलग अलग काम करने का तरीका उसका अलग है। हाँ तो एसडीओ होता है कौन है? वही तो एसडीएम होता है, एसडीओ। जो एसडीओ आप बोल रही है ना, उसके पास पूरा पावर नहीं, वो ये सब देख नहीं सकते हैं वो लोग, आप उसको साजा सुना नहीं सकते हैं। जो एसडीओ होते हैं वो साजा नहीं सुनाएंगे, हाँ बस सुनवाई कर सकते हैं अगर उपलब्ध नहीं है तो। एसडीओ का मतलब होता है कि वो एसडीएम है, ध्यान रखना है, एसडीओ का मतलब वो एसडीएम है। हाँ डीसी जो है वो डीएम है, लेकिन उन लोग भी काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को सजा सुनाने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया, ध्यान रखना ये बात। और वहीं तो मैं बस मानी कोई उपलब्ध नहीं है तो लोग देख सकते हैं, मामला वहां पे जाएगा, फिर वो लोग ट्रांसफर कर देंगे, भाई तुम ले जाओ आगे देखो क्या चल रहा है। जैसे सदर एसडीओ है मधुबनी में अश्विनी कुमार, वो एसडीओ है, वो एसडीएम है, लेकिन उनको एसडीओ के पद पर भी रखा गया है। एसडीओ और एसडीएम दोनों बात बराबर है, बस नाम चेंज है और कुछ नहीं है। हाँ उनका पद उनका एसडीएम का ही है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको एसडीएम इसलिए नहीं बनाया जाता है ना कि आपको अनुभव नहीं है काम करने का, तो आपको एसडीओ बना दिया जाएगा, फिर एसडीओ के बाद अगर लेकिन
और आपके पास उतना पावर है, पकड़ है, नेता उतर ज़्यादा पकड़, तो आपको सीधे एसडीएम ही बनाया जा सकता है। लेकिन जनरली बिहार में ऐसा देखा गया, बिहार के मामले में बात कर रहा हूँ, बिहार में कि आपको डायरेक्ट एसडीएम नहीं बनाया जाता है। एसडीएम समझ, एसडीएम का मतलब हो कि आप एक जिला के मालिक हैं डीएम के बाद, ठीक है ना। हाँ, अनुमंडल में बैठता है, तो अनुमंडल में मान एक डीएम हो गया पूरे जिला में, एक डीएम, और उस जिला में मान लीजिए 2-3 अनुमंडल हैं, तो 2-3 आपको एसडीएम मिलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही एसडीएम पूरे अनुमंडल को देख रहा है, जब वो कमी होती है तब। जनरली ऐसा होता नहीं है, देखिए बहुत। हाँ, अनुमंडल का ही मालिक है, तो रिपोर्ट किसको करेगा वो? डीएम को ही तो रिपोर्ट करेंगे ना वो। बीडीओ किसको रिपोर्ट करेंगे? एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे। एसडीओ किसको रिपोर्ट करेंगे? डीएम को रिपोर्ट करेंगे। मालिक नहीं है, मालिक थोड़ा ना है वो लोग। हाँ, प्रशासनिक सेवा नहीं है, प्रशासनिक सेवा नहीं, सामाजिक सेवा करते हैं, ध्यान रखना है। प्रशासनिक सेवा डीएसपी करता है। पुलिस प्रशासन का मतलब पुलिस देखेगा, समाज का मतलब वो एसडीएम देखेंगे, डीएम देखेंगे। समझा ना? प्रशासनिक मामले ये लोग नहीं देखते हैं, प्रशासनिक मामले देखता है पुलिस विभाग, कि ये वाला मामला, डकैती, लूट, मर्डर, हाफ मर्डर। क्या है? हाँ, तो गलत क्या है इसमें? सही है। सुन लीजिए आप, जिला में ऐसा तो है नहीं कि एक ही केस आएगा, जिला में बहुत तरह के काम है। ये वाला ही मामला आएगा, सिविल कोर्ट वाला मामला ये भी आएगा। तो जब प्रशासनिक मामला होगा, वो एसपी और डीएसपी देखेगा, दरोगा देखेगा, हवलदार देखेगा, ये सब मामला देखता है प्रशासनिक मामला, कि कहीं चोरी ना हो जाए, किसी का मर्डर ना हो जाए, समझ में आ रहा है ना, लूट डकैती ये सब ना हो जाए, उसको हम लोग प्रशासनिक मामले बोलते हैं, या वो आपराधिक गतिविधि बोला जाता है उसको। इसका देखेगा, दरोगा देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा, डीएसपी देखेगा, एसपी देखेगा। जब सामाजिक मामले होंगे जिसमें ये सारे चीज आते हैं, ठीक है ना, अगर सरकार के द्वारा कोई स्कीम चलाई जा रही है, और सरकार के द्वारा कोई स्कीम का अगर फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका बीडीओ देखेगा, जो ब्लॉक लेवल पर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद एसडीएम देखेगा, फिर वो डीएम देखेगा। लेकिन डीएम समझिएगा, एसपी और डीएम दोनों सेम पावर पे हैं, बस ये प्रशासनिक का हेड होता है और ये समाज का हेड होता है। लेकिन अगर ऐसा जरूरत पड़े, तो पूरा जिला का जो डीएम है वो बैठक करता है, उसमें एसपी को भी आना पड़ता है उस बैठक में, उस मतलब कि भाई क्या चाहिए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कि मामला अगर माने किसी जिला में गतिविधि ज़्यादा बढ़ गई, आपराधिक गतिविधि, तो उस केस में डीएम बैठक बुला सकता है, और उसमें एसपी को जाएंगे, और एसपी जो डीएम बोलेगा, एसडीएम को, डीएम को, सॉरी, एसपी को मानना पड़ेगा बातों को। नहीं, पोस्ट फिर मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट नहीं है, अगर कभी जरूरत पड़ी तब बोल रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है? कभी जरूरत पड़ी तो, ऐसा जरूरत पड़ता नहीं है, वो सबका अपने ही बहुत मामला सेट रहता है वो सबका। कोई दिक्कत? लिखिए, अब बोलिए नहीं, लिखिए चुपचाप। लिखेंगे, राज्य की, राज्य की न्यायपालिका में, राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 233 से 237 तक, 233 से 237 तक इन न्यायालयों के, इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से
स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। उपबंधों का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के अधीन अधीन सॉरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। हो गया। हेडिंग डालेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। लिखेंगे वह केंद्र या राज्य सरकार में केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। दूसरा लिखेंगे वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट वन लिखेंगे उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो। उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता यानी वकील का अनुभव हो। नेक्स्ट लिखेंगे उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ठीक है, स्टार मार के लिखेंगे। स्टार मार के राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये उनके लिए क्या योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक। और देखिए, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है, अगर मैं सिंपल बोलता कि वो लाभ के पद पे न हो, तो लाभ का पद का मतलब वही तो हुआ कि अगर आपका नौकरी में है, तो जो आप बोल रहे हैं जुडिशरी उस तरह से जो एग्जाम देकर लोग आते हैं, वो भी एक प्रकार से लाभ का ही पद हुआ ना। लाभ को पद नहीं डिसाइड किया है। भारत में केवल एक ही है जो लाभ का पद नहीं मानता। अगर वह व्यक्ति MP MLA है तो उसको हम लोग लाभ का पद नहीं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को जज बनना पड़ेगा तो उसको छोड़ना होगा, उसके बाद ही वो जज बन सकते हैं। नियुक्ति के बारे में बात किया जाए तो नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करेगा, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट का परामर्श जरूरी है। गवर्नर दिलाता है शपथ। शपथ कौन दिलाए? गवर्नर दिलाएगा शपथ इन लोगों का। ठीक है ना। तो यहाँ पे नियुक्ति और शपथ के लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। अभी सर नहीं आया ऐसा है। उच्च न्यायालय
की संरचना एवं, हाँ, उच्च न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार। अच्छा, हाँ, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के संरचना एवं अधिकार क्षेत्र। सब लोग लिख रहा है उच्च न्यायालय, अरे भाई ऐसे होगा। अधिकार क्षेत्र, हाँ, ठीक है ना। तो इसको दो भागों में हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे। अधिकार क्षेत्र हो गया ना, तो दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक उधर लिखेंगे फर्स्ट भाग में कि दीवानी पक्ष, दीवानी का मतलब सिविल ही होता है, याद रखना है, दीवानी पक्ष। और इसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे फौजदारी पक्ष, इधर लिखेंगे फौजदारी पक्ष और उसे लिखेंगे दीवानी पक्ष, ठीक है। दीवानी पक्ष में जो यहाँ पर आपने लिखा है दीवानी पक्ष, उसको ऐसे मार के डैश मार के लिखेंगे उसमें। दीवानी पक्ष में अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और इसे लिखेंगे फौजदारी पक्ष में डैश मार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, मुख्य न्यायिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, दंडाधिकारी का न्यायालय, हाँ हाँ, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। दंड जिसको दिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालेंगे, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। लिखेंगे 233, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233 में लिखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234 में लिखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234 में लिखेंगे न्यायिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 235, अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। 235 में लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, 235 में लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण,